जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एग्ज़ाम अफेयर्स। मेरा नाम है पीयूष मिश्रा। अगर आप किसी को जानते हैं जो इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा पिछला वीडियो था ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, जहां पर मैंने बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया था। आज भी मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगा और आज का मेरा टॉपिक होगा लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार। यह टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस बार का नोबेल प्राइज़ इन 3 एस्ट्रोफिजिसिस्ट को दिया गया है फॉर द डिस्कवरी ऑफ अ ब्लैक होल एंड अ सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी मिल्की वे। अब यहाँ पर एक टर्म आया सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट। ये बेसिकली डाइंग स्टार्स होते हैं जैसे कि वाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल। इन्हीं को ही कलेक्टिवली कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट बोला जाता है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी न्यूज में है, इस वजह से आशा कर सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। सो विदाउट डिलेइंग लेट्स बिगिन। स्टार्स का जन्म बेसिकली एक नेबुला से होता है। यह है एक नेबुला और ये देखो यहाँ पर स्टार्स हैं जो कि इसी नेबुला से बने हुए हैं। नेबुला गैस और डस्ट पार्टिकल्स का एक जायंट क्लाउड होता है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम दोनों पाया जाता है, लेकिन मेजर प्रोपोर्शन हाइड्रोजन का ही होता है। अब एक कॉमन क्वेश्चन अराइज होता है कि ये नेबुला पाए कहाँ जाते हैं। जब हम ऊपर आसमान में देखते हैं रात को तो 2 तारों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप दिखाई देता है। इस गैप को इंटर स्टेलर स्पेस बोलते हैं और इसी स्पेस में ये नेबुला पाए जाते हैं। एक बात याद रखना, हमारे अर्थ से सबसे नज़दीक नेबुला का नाम है हेलिक्स नेबुला, जो कि हमारे यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 700 लाइट ईयर दूर है। अब आपको एक बात पता होगा कि गैलेक्सीज रोटेट करते हैं और एवरी सेलेस्टियल बॉडी हैज़ इट्स ओन ग्रेविटी। सो बेसिकली ग्रेविटी की वजह से यहाँ पर गैस और डस्ट के एलिमेंट्स श्रिंक होते हैं और इनका फ्रैगमेंटेशन होता है, जिससे छोटे छोटे क्लम्प्स का निर्माण होता है। ये छोटे छोटे क्लम्प्स जैसे जैसे साइज में ग्रो करते हैं, इनकी ग्रेविटी और स्ट्रांगर होती जाती है। इवेंचुअली एक ऐसा स्टेज आता है जब ये क्लम्प्स काफ़ी बड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये कोलैप्स कर जाते हैं और जो मटेरियल्स होते हैं इनके सेंटर में वो हीटअप होते हैं, जिसकी वजह से प्रोटो स्टार का जन्म होता है। यह है एक प्रोटो स्टार जिसका जन्म इन्हीं क्लम्प से हुआ है। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि गैलेक्सीज की रोटेशन की वजह से गैस क्लाउड्स कॉम्पैक्ट होते हैं और एक हार्ड डेंस कोर का निर्माण होता है। अब यह डेंस कोर फर्दर हीटअप होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन इसके सेंटर पर स्टार्ट हो जाता है। जब 2 लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होके एक या एक से अधिक बिगर न्यूक्लियाई बनाते हैं, उसे न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। इस प्रोसेस में एनर्जी भी रिलीज होती है। अब स्टार्स के सेंटर में 2 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई मिलके पहले ड्यूटेरियम बनाते हैं और फिर यह ड्यूटेरियम हाइड्रोजन के साथ फर्दर कंबाइन होके हीलियम न्यूक्लियाई बनाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट और लाइट के फॉर्म में रिलीज होती है और इस तरह से यह प्रोटो स्टार एक स्टार बन जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से एक प्रेशर डेवलप होता है जो कि आउटवर्ड लगता है। ये ग्रेविटी है। यह प्रेशर ग्रेविटी को बैलेंस करता है, जिससे यह स्टार इक्विलिब्रियम स्टेज में आ जाता है और अब इसे मेन सीक्वेंस कहा जाता है। मेन सीक्वेंस का मतलब होता है कि स्टार अपने चरम पर है, यानी कि स्टार यंग एज में है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फ्यूल यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब आपको पता ही होगा कि जब गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म होता है तो इंजन रुक जाता है। यहाँ पर जितना हाइड्रोजन होता है वो यूज्ड अप हो जाता है, जिसकी वजह से फ्यूजन रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। अब देखो, अभी तक तो यहाँ
फ्यूजन रिएक्शन की वजह से जो प्रेशर डेवलप हो रहा था वो ग्रेविटी को बैलेंस कर रहा था, लेकिन अब फ्यूजन रिएक्शन तो जीरो हो गया, जिसकी वजह से अब ग्रेविटी का एक तरफा इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से यह कोर फर्दर कोलैप्स होगा। अब एक बात याद रखना, हाइड्रोजन कोर पे ख़त्म होता है, लेकिन यहाँ आउटर लेयर में हाइड्रोजन अभी भी रहता है और ये हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है। मतलब कि कोर से बाहर आउटर लेयर में फ्यूजन रिएक्शन अभी भी कंटिन्यू रहता है। अब ग्रेविटी इसको फर्दर कोलैप्स करती है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर और बढ़ जाता है और हीलियम एज अ फ्यूल यूज होने लगता है। देखो अब यहाँ पर फोर्सेज का इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से स्टार एक्सपैंड होता है। एक्सपैंड होने के साथ साथ इसका टेम्परेचर कम होता है और ये रेड जायंट में परिवर्तित हो जाता है। ये मान लो एक मेन सीक्वेंस स्टार है, ये है इसका आउटर लेयर और ये है इसका कोर। देखो नेक्स्ट स्टेज फ्यूजन रिएक्शन रुक जाता है और यहाँ पे फ्यूजन कंटिन्यू रहता है, तो ये कोर इसका छोटा हो गया और ये आउटर लेयर इसका एक्सपैंड कर रहा है। इस स्टेज में देखो कोर एकदम छोटा हो गया है और ये बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर गया है। हमारा सन अभी मेन सीक्वेंस स्टेज में है। आज से करीब 4 या 5 अरब साल बाद हमारा सन रेड जायंट में बदलेगा और ये मरकरी, वीनस और हमारे अर्थ को निगल जाएगा। देखो यहाँ पे हीलियम एज अ फ्यूल यूज हो रहा है, जिसकी वजह से कोर में फिर से फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे हीलियम पहले कार्बन में और कार्बन फिर आयरन में बदल जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है और यह एनर्जी आउटर लेयर को पुश करता है। इसकी वजह से एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है, जिसको सुपरनोवा बोलते हैं। यहाँ पर ये है कोर, यहाँ पर हीलियम एज अ फ्यूल यूज हो रहा है और एक प्रेशर डेवलप हो रहा है जो आउटर लेयर को बाहर की ओर पुश कर रहा है, जिसकी वजह से एक भयंकर एक्सप्लोजन होता है, जिसको सुपरनोवा बोलते हैं। इस एक्सप्लोजन की वजह से कोर के चारों तरफ डस्ट और गैस फैल जाते हैं और बचता है सिर्फ ये कोर। आगे की जर्नी इसके मास पर डिपेंड होती है। अगर इसका मास 1.5 सोलर मास से मतलब 1.5 सोलर मास से कम होता है तो इसको एवरेज स्टार्स बोलते हैं और एवरेज स्टार व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब ये ठंडे हो जाते हैं तो अल्टीमेटली ब्लैक ड्वार्फ बन जाते हैं। लेकिन अगर स्टार काफ़ी भारी है, मान लो 3 या 4 सोलर मास से ज़्यादा है, तो इसका जो कोर बचा रहता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद वो फर्दर कोलैप्स होता है और एक ऐसी स्थिति आती है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कंबाइन होकर न्यूट्रॉन बनाते हैं, जिसकी वजह से एक न्यूट्रॉन स्टार का जन्म होता है। ये स्मॉलेस्ट और डेंसेस्ट स्टार्स होते हैं जो यूनिवर्स में पाए जाते हैं। एक बात और याद रखना, जब ये न्यूट्रॉन स्टार रोटेट करने लगते हैं बहुत तेज़ी से तो इन्हें पल्सर कहा जाता है और ये पल्सर इनॉर्मस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर निकालते हैं। जब न्यूट्रॉन स्टार फर्दर कोलैप्स होता है तो इसका मास एक सिंगल पॉइंट में कंसंट्रेट हो जाता है। इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और इसे ही ब्लैक होल कहा जाता है। इसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कुछ भी, यहाँ तक कि लाइट भी यहाँ से एस्केप नहीं कर सकता। देखो अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि लाइट एस्केप क्यों नहीं करती है। आइए बताते हैं कि लाइट एस्केप क्यों नहीं कर पाती। ये है हमारा अर्थ। जब हम यहाँ से एक पत्थर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो ग्रेविटी की इफेक्ट की वजह से ये पत्थर वापस फिर धरती में गिर जाता है। लेकिन अगर हम इस पत्थर को या फिर एक रॉकेट को अर्थ के इसके वेलोसिटी से ऊपर की ओर छोड़ें तो क्या होता है, ये अर्थ के ग्रेविटी को नलीफाई कर देता है और ये रॉकेट अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़ देता है। यही चीज़ यहाँ पे भी होता है। ये जो ब्लैक होल होता है इसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि इसके वेलोसिटी
स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से लाइट भी स्केप नहीं कर पाती। ये देखो एक नेबुला है, एक कोलैप्स होकर पहले मेन सीक्वेंस स्टार बनाता है, फिर मेन सीक्वेंस स्टार में जब फ्यूजन रिएक्शन स्टॉप होता है तब जाके रेड जायंट और सुपर रेड जायंट बनता है। इस साइड एवरेज स्टार्स हैं और इधर मैसिव स्टार्स। एवरेज स्टार्स फिर एक्सप्लोड होकर प्लानिटरी नेबुला बनाते हैं और जो कोर वाला पोर्शन होता है वो आगे जाके वाइट ड्वार्फ बनाता है और अल्टीमेटली ब्लैक ड्वार्फ। लेकिन जो स्टार्स मैसिव होते हैं पहले उनका रेड जायंट के बाद सुपरनोवा होता है, मतलब कि एक मैसिव एक्सप्लोजन। फिर हाई मास स्टार्स पहले तो न्यूट्रॉन स्टार बनाते हैं, लेकिन अगर स्टार का मास सोलर मास से 10 से 20 गुना ज़्यादा है तो ये फिर आगे जाके एक सिंगल पॉइंट में कंसंट्रेट हो जाता है और एक ब्लैक होल का निर्माण होता है। आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपने इसको पसंद किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।